दोस्तों बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने टाइम का। यह जहाज अपने पहले सफर के लिए निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था और इसके अंदर हर तरह के अमीर लोग बैठे थे। उस वक्त के इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर और इमिग्रेंट्स जो अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज की कमांड संभाली थी एडवर्ड जॉन स्मिथ ने। पैसेंजर, पब्लिक और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट थी इस जहाज को लेकर। टाइटैनिक जहाज उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, ना कि 269 मीटर लेंथ में और 53 मीटर ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई थी वो बहुत महंगी थी। उस जमाने के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने का कॉस्ट $7.5 मिलियन था। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्टेन ग्लास की विंडोज, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह से सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल करे थे टाइटैनिक जहाज को बनाने में, इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसी शिप मानी जाती थी जो कभी डूब नहीं सकती। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी थी जिसने इस शिप को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतना कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने पब्लिकली कहा था ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी। यानी टाइटैनिक जिस अटलांटिक ओशन पर सफर कर रहा था वहाँ पर बड़े बड़े आइस के पहाड़, आइसबर्ग्स थे। ये आइसबर्ग टाइटैनिक के लिए खतरा थे, लेकिन ये इतने भी एबनॉर्मल नहीं थे। आमतौर पर समुद्र से गुजरने वाले जहाज अपने आसपास वाले जहाज़ों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में आइसबर्ग्स ज़्यादा है, संभल के आगे बढ़ना। इस वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक 2 बार अपने रास्ते से हटती है आइसबर्ग से बचने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं करती। 21.5 नॉक्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये शिप इतनी तेजी से जा रही थी। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और अलग अलग आइसबर्ग्स वार्निंग मिलती है टाइटैनिक को, लेकिन कैप्टन स्मिथ और क्रू इस वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है और टेम्परेचर नीचे गिरता है। इस रात को मून भी बाहर नहीं आया था, विजिबिलिटी भी कम थी। शिप के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी ऊपर होता है। यहाँ पर किसी को बिठाया जाता है ताकि दूर की चीजें देख सके और पता कर सके आगे कोई खतरा तो नहीं है। जो इंसान यहाँ पर बैठा था उसे बहुत ठंडी हवा का सामना करना पड़ा, बहुत ठंड थी वहाँ पर। ऊपर से रात का वक्त था, इसी वजह से आंख में से आंसू भी आने लगे, जिससे आगे देखना भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लेड नाम का बंदा इस क्रूज नेस्ट पे बैठा था। अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा आइसबर्ग, एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़। जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सके। फिर फोन पर ऑफिसर्स को कॉल करता है और कहता है सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे थे, ये सुनते हैं और कैबिन में जाकर कहते हैं जल्दी से जहाज को लेफ्ट में मोड़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका था। सिर्फ 1 मिनट के बाद जहाज 11:40 पर आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 बाई 400 फीट का था और हाइट में ये क्रॉस नेस्ट पर आ रहा था। एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था ये आइसबर्ग। आइसबर्ग के साथ ये टकराव फ्रंट राइट साइड पर हुआ था, यानी बो पर। करीब 10 सेकंड तक यह आइसबर्ग जहाज से टकराता चला गया और जहाज पर एक बड़ा सा डेंट आ गया। डेंट आने की वजह से उस जगह छोटे छोटे होल्स होने लग गए और पानी अंदर जाने लगा। कैप्टन और शिप के आर्किटेक्ट तुरंत देखने पहुंचे आखिर कितना डेंट लगा होगा, लेकिन जब पता चला तो इन्होंने एहसास किया कि ये जहाज डूब जाएगा। लेकिन इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था इसके 2 सेफ्टी फीचर्स की वजह से। पहला, इसमें डबल लेयर बॉटम हल था। हल जहाज की मेन बॉडी को बोला जाता है। और दूसरा, जो पूरी शिप की बॉडी है मतलब हल, उसे 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ था। यानी अगर आगे के 4 कंपार्टमेंट भी पानी में चले भी जाए तो भी ये शिप डूबेगी नहीं। लेकिन जो आइसबर्ग का इम्पैक्ट था वो साइड में हुआ था और साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट भर चुके थे और लिमिट सिर्फ 4 की थी। इसका मतलब ये जहाज अब डूब जाएगा। टकराने के करीब 20 मिनट बाद रात को 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद हमारे सिग्नल्स को पकड़ ले और हमें बचाना आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक सिग्नल्स भेजते रहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता। 20 मिनट बाद एक जहाज आरएमएस कारपेथिया वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है
और कहता है चलो जहाज को मोड़ो, टाइटैनिक की मदद करनी है। प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी टाइटैनिक के पास जाना चाहे तो भी इसे 3.5 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक जहाज बचा रह सकता है डूबने से? बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट जलाकर हवा में भेजते हैं इस उम्मीद में कि कोई जहाज आसपास हो तो वो हमारी मदद करे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता और कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए लाइफ बोट का इस्तेमाल करके। शिप में बैठे पैसेंजर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो यही सोच रहे थे कि टाइटैनिक तो अनसिंकेबल जहाज है। इसी वजह से पहली जो लाइफ बोट थी उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 ही लोग गए थे। आधी लाइफ बोट खाली उतरी, लेकिन टाइम के साथ साथ दूसरे कंपार्टमेंट में भी पानी बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे जहाज अब टिल्ट होने लगा और अब पैसेंजर्स को भी रियलाइज होने लगा। रात के 1 बजे जहाज के आगे वाले हिस्से में इतना पानी भरने लगा कि जहाज के आगे वाला हिस्सा डूबने लगा। इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो बाहर आने लग गया। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा होने लगा तो लोग लड़ने लगे और हड़बड़ी मच गई लाइफ बोट में बैठने के लिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट की भी सख्त कमी थी। 20 लाइफ बोट मौजूद थी जिस पर सिर्फ 1020 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस सिचुएशन के बीच कुछ लोगों ने कोशिश करी कि लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की। आई विटनेस के अनुसार रात को 2:20 पर जहाज के 2 टुकड़े हो गए और धीरे धीरे पानी में अंदर डूब गया। पूरे 3 घंटे भी नहीं लगे इस जहाज को डूबने में, जिसे बोला जाता था कभी ना डूबने वाला जहाज। जहाज पर जो 1500 लोग थे वो या तो जहाज के साथ डूब गए या तो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। इस टेम्परेचर पर इंसान को मरने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, कहा जाता है ये एंड तक अपने व्हील्स पर बने रहे और कुछ लोग कहते हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया था। RMS कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था वो करीब 3:30 बजे पहुंचा, करीब 1 घंटा लेट। लेकिन जो लोग लाइफ बोट पर थे उन्हें ये जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। इस टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, कई इन्वेस्टिगेशंस हुई और कई कंट्रोवर्सीज हुई और कई अनजान बातें सामने आई जिसको लेकर लोग शॉक हो गए। दोस्तों कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ कि उस रात एक और जहाज मौजूद था जो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। रात को जो आखिरी वार्निंग का मैसेज था वो SS कैलिफोर्निया की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था सावधान रहना। उसके बाद 11:15 पर कैलिफोर्नियन रेडियो ऑपरेटर उन्होंने अपने रेडियो को ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था। खतरे को देखते हुए वो वहीं रुक गया। जहाज वहीं रुक गया था और रेडियो के सिग्नल्स ऑफ करे हुए थे। यही रीजंस थे उस तक डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया था। लेकिन ये जहाज इतना करीब था कि टाइटैनिक पर खड़े एक ऑफिसर ने इसे देखा भी था। उन्होंने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जल्दी हमें बचाने आ जाएगा। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट जलाए गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया गया कि उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के क्रू मेंबर ने रॉकेट हवा में उड़ते हुए देखा था। उन्होंने अपने जहाज के कैप्टन को भी बताया था कि दूर से रॉकेट और फ्लेयर्स जलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन स्टैनली ने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन ने इस बात को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह उन्हें SOS कॉल मिलती है टाइटैनिक की, और जब वहां पहुंचते हैं तब तक तो टाइटैनिक डूब चुका था और उन्हें डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करते हुए नजर आ रही थी। इन्वेस्टिगेशंस के बाद कैप्टन स्टैनली पर सारा ब्लेम आता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान को ब्लेम करना सही नहीं है क्योंकि टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स की भी गलती है। टाइटैनिक पर सफिशिएंट लाइफ बोट का ना होना और टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स भी कंडक्ट नहीं करवाई। उन्हें लगता था कि यह अनसिंकेबल है। जिस दिन टाइटैनिक का आइसबर्ग से एक्सीडेंट हुआ उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल करवा दी। ब्रिटिश इंक्वायरी ने बार बार बताया था ध्यान से चलो, देखकर चलो, धीरे चलो, लेकिन टाइटैनिक फुल स्पीड में चल रहा था। इस एक बड़े डिजास्टर के बाद कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस बदले और 1940 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया ताकि वो बार बार दूसरे जहाज को इन्फॉर्म कर सके आइसबर्ग्स के बारे में। और हर जहाज पर सफिशिएंट लाइफ बोट होना जरूरी है हर पैसेंजर्स के लिए। टाइटैनिक जब डूबी उसके बाद इस जहाज को ढूंढने में करीब 70 साल का वक्त लगा। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलार्ड और एक फ्रेंच ओशियनोग्राफर उन्होंने जाकर टाइटैनिक को ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर पर टाइटैनिक मिला। 2 अलग अलग टुकड़े मिले टाइटैनिक शिप के। ये दोनों
टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे, लेकिन आज के दिन 112 साल के बाद भी टाइटैनिक डिजास्टर पॉपुलर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।